राम राम भाई सभी को स्टडी विद सौरभ में आपका स्वागत है। तो आज भाई आपकी बिल के बारे में जानेंगे कि बिल कितने टाइप का है और लोकसभा और राज्यसभा के पास कितनी पावर होती है। तो भाई सबसे पहले पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि पॉलिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो भाई पॉलिटी के तीन ऑर्गन होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। यानी लेजिस्लेटिव को हिंदी में विधायी बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव को कार्यकारी और जुडिशरी को न्यायिक। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, यानी इसमें हम कानून बनाते हैं वोट करके, जैसे कि एग्जांपल के लिए संसद। और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो इन लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे पुलिस हो गई, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गए। और जुडिशरी में क्या होता है, इन लॉ को चेक करते हैं कि भाई ये लॉ अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। तो भाई देखते हैं बिल क्या होता है। बिल होता है द टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट, यानी बहस करने का मुद्दा। अगर पार्लियामेंट में कोई भी अगर टॉपिक आता है, यानी किसी भी चीज पे बहस करनी है, तो उसको बिल बोलते हैं। और बिल लोकसभा राज्यसभा में से पास होकर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, तो वो एक्ट बन जाता है। तो भाई आप सबको बिल और एक्ट के में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। तो भाई बिल दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल को कौन पेश करेगा, मिनिस्टर पेश करेगा इसको। और ये इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है, 7 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। ये कोई मतलब इसको प्राइवेट मेंबर ही इसको रिप्रेजेंट करेगा और उसको 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो भाई अब आप ये सोचोगे कि प्राइवेट मेंबर बिल ये क्या होता है मतलब। तो ये देखो भाई, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में 545 सीट हैं और राज्यसभा में 245 सीट हैं। तो टोटल 790 हो गई। तो इसमें से भाई 70, 80 या फिर 90 ही होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मंत्रालय होता है। तो यही ये सब 5 लोग मिनिस्टर होते हैं और बाकी एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो भाई जो ये बाकी रिमेनिंग बच गए ना एमपी, तो इनको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोल रहे हैं, प्राइवेट मेंबर। तो इनको ये रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। और गवर्नमेंट मेंबर जिसके पास कुछ ना कुछ मंत्रालय है, तो उनको 7 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो भाई गवर्नमेंट बिल देखते हैं क्या होता है। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट व्हिच कुड लीड इस रजिस्ट्रेशन। यानी भाई अगर कोई भी सरकार है पावर में, अगर वो कोई बिल लेके आती है और वो किसी भी सदन में से अगर पास नहीं होता ना, तो फिर ये मानते हैं कि उनके सरकार में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस सिचुएशन में उनको रेजिग्नेशन यानी रिजाइन भी देना पड़ सकता है, जो फिलहाल में जो भी होते हैं मंत्री वगैरह, जो भी गवर्नर वगैरह होते हैं स्टेट के, उनको। तो भाई गवर्नमेंट बिल 4 टाइप के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो भाई पहले देखते हैं मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल को आराम से पास बाद में करेंगे। तो मनी बिल क्या होता है भाई, इसमें फाइनेंस और टैक्स की बातें होती हैं। फाइनेंस यानी कोई भी कुछ भी लगा लो, चाहे टैक्स वगैरह, इन दोनों चीजों की बात इसी में होंगी। तो भाई सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन भाई लोकसभा में से होगा सिर्फ, और राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है। यानी लोकसभा में से पास होगी, राज्यसभा में जाएगा, तो इनके पास 14 दिन का टाइम है। इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, 14 दिन के बाद ये पास ही माना जाएगा। तो इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला एक्सेप्ट करने का, दूसरा रिजेक्ट करने का। रिकंसिडर का प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और भाई एक इम्पोर्टेंट बात, यानी इसको इंट्रोडक्शन करने के लिए पहले अपने प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, तभी ये इसमें आप पेश कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद करूंगा आपने समझ आ गई होगी, बढ़िया डर। अगर कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट कर सको आप, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कमिट डेडलॉक, यानी भाई इसमें मतलब पावर तो होती है कौन, राज्यसभा के पास, तो डेडलॉक की सिचुएशन इसमें नहीं आएगी। और ना ही इसमें जॉइंट सेशन होगा। तो दूसरा हो गया भाई फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल 117 में। और भाई अगर किसी भी बच्चे को मतलब ये याद करने में दिक्कत आती है ना कि मनी बिल 100 110 में है आर्टिकल में, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एम हो गया ये, इसके अगले अगले ये दो डंडे मान लो, 11 हो गए। तो मनी के बाद क्या आता है, MONEY, तो ओ आ गया, तो ओ को 0 बना लो, तो ये 110 बन गया। तो इसी के अंदर से हम इस चीज को याद कर सकते हैं। जिस भाई को ऐसे याद रहता है अच्छी बात है, वरना किसी ऐसे याद कर सकता है तो ऐसे भी कर सकता है। और भाई अभी फाइनेंस बिल ये देखते हैं, फाइनेंस बिल क्या होता है।
तो भाई ये आर्टिकल 117 में है। अगर इसकी भी किसी को ट्रिक देखनी है तो ये देखो भाई, जैसे फाइनेंस ये हो गया, तो इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, तो ये 117 याद कर लो, यानी लास्ट वाला याद कर लो साथ, 117 हो जाएगा ये। तो भाई अब देखते हैं फाइनेंस बिल को। तो भाई इसमें पहले देखते हैं कि सिमिलैरिटी मनी बिल के साथ इसमें क्या क्या है। पहली तो प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए इसमें। दूसरा, ये इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में होगा मनी बिल की तरह। और अब इसके डिफरेंट चीज देखते हैं भाई, मनी बिल से ये कैसे अलग है। तो भाई इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास होना कंपलसरी है भाई। राज्यसभा में भी इसके पास पावर होती है भाई। द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक आर पॉसिबल, यानी इसमें डेडलॉक की सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि राज्यसभा में उस चीज को रोक सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और भाई ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है भाई एक बार की, भाई इस पे मुझे विचार करना है थोड़ा सा, तो ये दोबारा उस चीज के बारे में सोच के बताएंगे आपको। तो अगर जॉइंट सेशन हो जाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा में से बहस हो जाती है कि भाई हम इसको पास नहीं करेंगे, तो जॉइंट सेशन में क्या क्या होता है, इसको प्रेसिडेंट बुलाता है। और लोकसभा राज्यसभा में इसमें ऐड कौन होता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा अब्सेंट है तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये भी मान लिया अब्सेंट वगैरह हो गए, तो हम राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा को बुलाएंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखियो, ये क्वेश्चन में भी आएगा नहीं यह चीज, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखी है। तो अगला है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसमें ये लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो लोकसभा, यानी इसमें ये लोकसभा राज्यसभा में तो स्पेशल मेजोरिटी में तो पास करना पड़ेगा अभी ना। और प्रेसिडेंट इसने एक्सेप्ट करेगा भाई, कंपलसरी है, क्योंकि वो इसने, यानी एक अमेंडमेंट आया था आर्टिकल 2490/71 में, तो उस तय वो कर रखा है कि भाई पास ही करना पड़ेगा। तो भाई डेडलॉक इसमें हो सकता है, लेकिन जॉइंट सेशन को नहीं हो सकता इसमें। तो ये आर्टिकल 368 में है, और पार्ट बी इसमें आप ने साउथ अफ्रीका तो लिया था। तो इसमें देखो भाई दो चीजें इसमें, अगर आप ही कोई भी अमेंडमेंट करा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर वो स्टेट ने इफेक्ट करा है, फॉर एग्जांपल जीएसटी आया था भाई, अगर वो स्टेट ने इफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो पार्लियामेंट में तो पास हो गया, तो आप इन्हें 50% स्टेट पे भी एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि भाई यह चीज ठीक है या गलत है, यानी इस पर रोक भी लग सकती है अगर किसी स्टेट ने कोई ऑब्जेक्शन है तो। और अगर इफेक्ट नहीं करता कोई स्टेट ने, तो सिर्फ अपनी लोकसभा राज्यसभा में तो पास करवाना है और प्रेसिडेंट की साइन करवानी है, तो ऑटोमेटिक वहाँ चीज अप्लाई हो जाएगी। चौथा भाई अपना ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन किसी में भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा में था, और आपने सिंपल मेजोरिटी तो पास करवाना है। और भाई आप ये सोचते हो कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ये तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा, इसकी सिंपल मेजोरिटी कितने टाइप की वो है, मेजोरिटी मतलब कौन सी मेजोरिटी में क्या यूज हो है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखा है उस चीज में। एक बार आप बस में याद रख लो कि सिंपल मेजोरिटी और दूसरी मेजोरिटी। तो भाई अर्थ पास हो गए, तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाओगे, प्रेसिडेंट उसने एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और रिकंसिडरेशन भी कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर कर दिया तो एक बार दोबारा तो जाओगी वह चीज, दोबारा तो एक बार अट जाके, अगर दोबारा तो वापस लोकसभा राज्यसभा ने दोबारा तो पास करके और दोबारा तो प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी, और कोई इलाज नहीं है, कंपलसरी है। इसमें भाई डेडलॉक भी हो सकता है और जॉइंट सेक्शन भी हो सकता है इसमें। तो भाई ये वापस थोड़ा सा इसने समरी में याद कर दिया, मतलब कम में अपने सारी चीज याद हो जाते हो। तो जैसे मनी, फाइनेंस, ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये चारों बिल हो गए। तो इसका इंट्रो देखा है भाई, इसका इंट्रो लोकसभा में होगा, इसका भी लोकसभा में होगा, इसका एनी हाउस में, और इसका भी एनी हाउस में। यानी मनी और फाइनेंस बिल ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा में तो पास हुए हैं, और ये दोनों किसी भी हाउस में तो उसके। तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल किस किस में लेना पड़ेगा, तो मनी बिल में 22 की जरूरत है प्रायर अप्रूवल की, और लोकसभा में भी, इसमें फाइनेंस बिल में भी है, और ऑर्डिनरी में कौन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन है। और राज्यसभा की पावर भाई सिर्फ मनी बिल में ऐसी है, मनी बिल ऐसा जिसमें राज्यसभा की पावर कौन है, बाकी सब तीनों में है। और डेडलॉक भाई सिर्फ मनी बिल है उसमें कौन है उसके, और तीनों में हो जाएगा। जॉइंट सेशन मनी बिल में कौन है, और फाइनेंस में हो जाएगा, ऑर्डिनरी में हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हो कौन सा, क्योंकि मेन चीज है।
तो भाई और प्रेसिडेंट की पावर देखा भाई, तो मनी बिल में क्या है, इसने और रिकंसिडरेशन खातिर कौन भेज सकता, लेकिन फाइनेंस बिल में भेज सकता है और ऑर्डिनरी बिल में भी भेज सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में है कि उसमें भेज कौन सकता, सेफ्टी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1971 में, तो उसके बाद यह चीज लागू हुई है। तो भाई वो अपना आज का टॉपिक था, जिस भैया ने भी ठीक लगा, मतलब कुछ समझ में आया, तो भाई कमेंट में जरूर बताइए भाई। और मैं थोड़ा सा हिंदी बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, तो एक दो वीडियो में इस चीज ने ठीक कर लूंगा मैं। आज थोड़ी सी तो बोल ली है मैंने, लेकिन प्रॉपर अच्छी तरह नहीं बोल पाया, तो धन्यवाद भाई सारे भैया।